मानसर, मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का महासागर इतना गहरा है और मेरे पास समय इतना कम है कि मैं इंडियन पॉलिटी के इस अथाह और जटिल पाठ्यक्रम में डूबती ही जा रही हूँ। मुझे लगता है कि ये संविधान केवल एक निर्जीव और नीरस किताब है जिसमें केवल रटने वाले अनुच्छेद, जटिल नियम और वकीलों की भाषा भरी पड़ी है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये सब मुझे एक ही बार में समझ आ जाए और मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए? दृष्टि, तुमने कहा कि संविधान एक निर्जीव किताब है। ये तुम्हारी और तुम्हारे जैसे लाखों विद्यार्थियों की सबसे बड़ी भूल है। अपनी आंखें बंद करो और गहराई से महसूस करो। ये संविधान कोई कागज का पुलिंदा या वकीलों का स्वर्ग नहीं है, बल्कि ये इस महान राष्ट्र का धड़कता हुआ हृदय है। ये वो जीवंत आत्मा यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ खुद को बदलती है, जो हमारे आंसुओं को पोंछती है और हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ी रहती है। जब 1950 में इसे लागू किया गया था, तब हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं को ये भली भांति ज्ञात था कि भविष्य का भारत बदलेगा, समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी और यदि इस संविधान को एक पत्थर की लकीर बना दिया गया तो ये टूट जाएगा। इसीलिए उन्होंने इसमें एक जादुई शक्ति डाली, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र गढ़ा जिसे हम संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 20 यानी पार्ट 20 और उसके एकमात्र आर्टिकल 368 रूपी उसी ब्रह्मास्त्र को इस सिनेमैटिक अंदाज में डिकोड करेंगे कि तुम भूलना भी चाहोगी तो भूल नहीं पाओगी, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2024 से लेकर रेलवे तक का कोई भी प्रश्न हमारी इस कहानी की परिधि से बाहर नहीं जा पाएगा। सर, आपके शब्दों ने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी है। मुझे तैयार कीजिए उस ब्रह्मास्त्र को समझने के लिए। मैं जानना चाहती हूँ कि ये अनुच्छेद 368 का ब्रह्मांड काम कैसे करता है। दृष्टि, भारतीय संविधान के भाग 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है और वो है आर्टिकल 368, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और उसकी प्रक्रिया यानी प्रोसीजर दोनों एक साथ प्रदान करता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संसद संशोधन कैसे करती है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में बिल्कुल सीधा पीवाईक्यू पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में किन तरीकों से संशोधन कर सकती है। इसके 3 जादुई शब्द हैं जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग में टैटू की तरह उकेर लेना है। 1. परिवर्धन यानी समय की मांग के अनुसार कुछ नया जोड़ना। 2. परिवर्तन यानी जो प्रावधान पहले से मौजूद है उसमें बदलाव करना। और 3. निरसन यानी किसी पुराने या अप्रासंगिक प्रावधान को पूरी तरह से हटा देना। संसद की ये शक्ति एक सामान्य विधायी शक्ति से बिल्कुल अलग है। ये उसकी संविधायी शक्ति यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2018 और एनटीपीसी की परीक्षाओं ने कई बार ये सीधा प्रश्न आया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है। तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? सर, इसका उत्तर होगा भाग 20 का अनुच्छेद 368 और इसके 3 तरीके हैं: एडिशन, वेरिएशन और रिपील। लेकिन सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये संशोधन शुरू कैसे होता है? क्या राज्यों की विधानसभा है यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इस प्रक्रिया को शुरू कर सकती हैं? बहुत ही शानदार सवाल दृष्टि। यही वो चक्रव्यूह है जहां एग्जामिनर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। आरपीएससी, आरएएस और यूपीएससी के पुराने प्रश्न पत्रों यानी पीवाईक्यूज में बिल्कुल यही कथन दिया गया था। तो ध्यान से सुनो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल और केवल संसद के किसी भी सदन में यानी या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में एक विधेयक पेश करके ही शुरू की जा सकती है। राज्य विधानमंडलों में इसकी शुरुआत कभी नहीं की जा सकती। इसे कोई मंत्री या कोई गैर सरकारी सदस्य दोनों पेश कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वाह सर, मतलब राज्य से शुरू नहीं कर सकते और राष्ट्रपति से पहले पूछने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर किसी साधारण बिल की तरह लोकसभा और राज्यसभा के बीच इस संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई बहुत बड़ा झगड़ा या असहमति हो जाए, तो क्या अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? दृष्टि, इस पॉइंट को अपनी नोटबुक के सबसे ऊपरी हिस्से पर लाल पेन से हाईलाइट कर लो। यूपीएससी 2022, आरपीएससी 2013 और बीपीएससी में ये प्रश्न सीधा पूछा गया था। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा को बिल्कुल समान और स्वतंत्र शक्तियां प्राप्त हैं। प्रत्येक सदन को इस विधेयक को अलग अलग अपने विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। यदि दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का कोई भी प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के लिए मौजूद नहीं है। यानी ये विधेयक या तो दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पास होगा या फिर वहीं समाप्त हो जाएगा।
ये बिल्कुल एक सिनेमैटिक थ्रिलर की तरह लग रहा है सर। हर कदम पर एक नया नियम। अब मान लीजिए कि दोनों सदनों ने इसे पास भी कर दिया और ये विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो क्या राष्ट्रपति इस पर वीटो का प्रयोग करके इसे रोक सकते हैं? दृष्टि, तुमने तो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना की नब्ज पकड़ ली है। मूल संविधान में राष्ट्रपति के पास इस पर अपनी सहमति रोकने की शक्ति थी, लेकिन 1971 में संसद ने गोलकनाथ केस के प्रभाव को पलटने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 के खंड 2 की भाषा में बदलाव करते हुए ये अनिवार्य यानी ऑब्लिगेटरी कर दिया कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही होगी। शैल गिव हिज असेंट। वो ना तो इस विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2022 और यूपीएससी 2022 दोनों एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए सहमति को अनिवार्य बनाया, तो याद रखना वो 24वां संशोधन था। दृष्टि, मान लो तुम्हारे पास एक बहुत ही सुंदर और पुश्तैनी घर है। अब अगर तुम्हें उस घर के किसी साधारण कमरे का रंग बदलना है या कुछ नए फर्नीचर लाने हैं, तो क्या तुम पूरे परिवार की एक बड़ी और गंभीर मीटिंग बुलाकर कोई बहुत बड़ा फैसला लोगी? नहीं ना, तुम बस घर के मौजूद सदस्यों की एक साधारण सी सहमति से वो काम कर लोगी। लेकिन अगर तुम्हें उस घर की किसी मुख्य नींव या भार वहन करने वाली दीवार को तोड़कर नई दीवार बनानी है, तो तुम्हें घर के सभी प्रमुख सदस्यों की एक विशेष सहमति की आवश्यकता होगी। और अगर तुम्हें उस घर की उस बाहरी बाउंड्री वॉल को तोड़ना है जो तुम्हारे पड़ोसियों के घर से सटी हुई है, तो तुम्हें अपने परिवार की विशेष सहमति के साथ साथ उन आधे पड़ोसियों की भी सहमति लेनी होगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे संविधान रूपी घर को बदलने के भी 3 रास्ते हैं। सर, ये उदाहरण तो बहुत ही जबरदस्त है। कृपया इन तीनों रास्तों को एग्जाम की भाषा में समझाइए ताकि मैं टेबल के फॉर्मेट में इसे याद कर सकूं। बिल्कुल दृष्टि, इस टेबल को ध्यान से देखो, ये तुम्हारे हर एग्जाम का बेड़ा पार लगाएगी। सबसे पहले संशोधन का प्रकार यानी टाइप ऑफ अमेंडमेंट। फर्स्ट, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। इसमें बहुमत की आवश्यकता यानी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक का समर्थन। याद रहे, ये अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। ये किन प्रावधानों में लागू होता है? नए राज्यों का निर्माण, आर्टिकल 2 और 3, राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन, विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। दूसरी, 5वीं और 6ठी अनुसूची। दूसरी, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें बहुमत की आवश्यकता सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये किन प्रावधानों में लागू होता है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी और वे सभी प्रावधान जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आते। तीसरी और आखिरी, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन यानी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। इसमें बहुमत की आवश्यकता यानी मेजॉरिटी रिक्वायर्ड, संसद का विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन। ये संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दे यानी फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे, राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 7वीं अनुसूची की सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368। बीपीएससी और एमपीएससी में अक्सर पूछा जाता है कि नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 368 के तहत आता है या नहीं, तो उत्तर होगा नहीं आता। और आरपीएससी आरएएस 2018 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यू में पूछा गया था कि जब अनुच्छेद 368 के तहत विधेयक राज्य विधानसभा में आता है तो क्या होता है? इसका उत्तर है कि विधानसभा इसे पास कर सकती है या खारिज कर सकती है, लेकिन वो इसमें कोई अपना नया संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती। सर, मैं आज तक किताबों को रट रट कर परेशान थी, लेकिन आपने तो पूरी राजव्यवस्था को एक 3D फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चला दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पढ़ाई इतनी विजुअल और दिलचस्प हो सकती है। क्या भारतीय इतिहास जैसे विशाल और कठिन विषय को भी ऐसे ही सिनेमैटिक अंदाज में पढ़ा जा सकता है? दृष्टि, तुमने तो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना की नब्ज पकड़ ली है। तुम्हारे जैसे लाखों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हमने टेस्टक्यू ऐप पर आज ही भारतीय इतिहास का एक बेमिसाल सिनेमैटिक कोर्स लॉन्च किया है। ये कोई साधारण ऑनलाइन कोर्स नहीं है। जब तुम इस कोर्स को देखोगी तो तुम्हें लगेगा जैसे तुम स्वयं सिंधु घाटी सभ्यता की रहस्यमयी गलियों में चल रही हो, मौर्य साम्राज्य के भव्य दरबार में बैठी हो या 1857 की क्रांति के मैदान में खड़ी हो। ये कोर्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी और सभी अन्य एग्जाम्स को 360 डिग्री में कवर करता है। जो बातें मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ वो सब कुछ बेहतरीन एनिमेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ टेस्टक्यू ऐप पर मौजूद है। सर, सच में? लेकिन क्या ऐसा हाई क्वालिटी सिनेमैटिक कोर्स बहुत महंगा होगा? मेरे जैसे साधारण छात्रों के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल तो नहीं होगा?
यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है दृष्टि। हमने ये ठान लिया है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी योग्य विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। जो भी प्रथम 200 स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उन्हें भारतीय इतिहास की 360 डिग्री फ्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर तुम पेमेंट करते समय मेरा लाजवाब डिस्काउंट कूपन कोड मानसर51 लगाती हो तो तुम्हें एक बहुत ही भारी और अनबिलीवेबल डिस्काउंट मिलेगा। टेस्टक्यू ऐप पर हमारे अन्य विषयों के कोर्सेज भी पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित सिनेमैटिक अंदाज में उपलब्ध हैं, जो तुम्हारे एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। मैं हर विद्यार्थी से आह्वान करता हूं कि वो आज ही प्ले स्टोर से टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड करे और इस महाक्रांति का हिस्सा बने, ताकि सिलेक्शन की जिद हकीकत में बदल सके। सर, मैं अभी टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड कर रही हूँ और मानसर51 कोड लगाकर ये इतिहास का कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। ये तो सच में एक लाइफ चेंजिंग मौका है। दृष्टि, अब कोर्स से वापस अपनी पॉलिटी की दुनिया में आते हैं। अब मैं तुम्हें उस ऐतिहासिक महासंग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने भारत के लोकतंत्र को तानाशाही से बचाया। ये कहानी संसद की असीमित शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट के बीच वर्चस्व की लड़ाई की है। सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। यही बात 1965 के सज्जन सिंह केस में दोहराई गई। लेकिन कहानी में भूकंप तब आया जब 1967 में गोलकनाथ केस का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसलों को पलटते हुए एक ऐतिहासिक घोषणा की कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के तहत एक कानून है और कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि संसद की शक्तियां पूरी तरह से छीन ली गईं? संसद ने इस झटके का जवाब कैसे दिया सर? बिल्कुल सही। तत्कालीन सरकार ने इस फैसले को बेअसर करने के लिए 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव किया गया। अनुच्छेद 368 3 जोड़ा गया और स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इस संशोधन ने संसद को फिर से सर्वशक्तिमान बना दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण केस दर्ज हुआ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। मैंने इस केस का नाम बहुत सुना है सर। यूपीएससी, एमपीएससी और स्टेट पीसीएस के हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है। इसमें क्या हुआ था? दृष्टि, ये एक ऐसा केस था जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने की थी। 24 अप्रैल 1973 को इस पीठ ने 7-6 के अत्यंत संकीर्ण बहुमत से एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय संविधान की आत्मा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। कोर्ट ने 24वें संशोधन को वैध माना और कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है। लेकिन कोर्ट ने एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे हम संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का उपयोग करके संविधान के मूल ढांचे को ना तो नष्ट कर सकती है और ना ही उसमें कोई ऐसा बदलाव कर सकती है जो संविधान की पहचान ही खत्म कर दे। सर, ये मूल ढांचा आखिर है क्या? क्या ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में शायद यही प्रश्न आया था। तुमने एकदम सही प्रश्न पकड़ा दृष्टि। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के प्रश्न में एक कथन था कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को परिभाषित करता है। ये कथन पूरी तरह से गलत था। मूल ढांचा शब्द का पूरे संविधान में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये पूरी तरह से न्यायपालिका का एक आविष्कार है, जुडिशियल इनोवेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कोई निश्चित सूची यानी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है, बल्कि समय समय पर विभिन्न फैसलों के माध्यम से इसके तत्वों को परिभाषित किया है। इसके प्रमुख तत्वों में शामिल हैं संविधान की सर्वोच्चता, भारत का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और संसदीय प्रणाली। ये तो अद्भुत है सर। मतलब संसद चाहे तो घर की छत बदल सकती है, दीवारें बदल सकती है, लेकिन वो उस नींव को नहीं हिला सकती जिस पर भारत का लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन क्या संसद ने इस मूल ढांचे के सिद्धांत को इतनी आसानी से मान लिया? नहीं दृष्टि, सत्ता कहां आसानी से अपनी हार मानती है। 1976 में आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसे हम मिनी संविधान भी कहते हैं। इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 में 2 नए क्लॉज 4 और 5 जोड़ दिए।
इसमें निर्भीकता से घोषणा कर दी गई कि संसद की संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। देयर शैल बी नो लिमिटेशन व्हाटसोएवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, और किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। संसद ने न्यायपालिका के पर कतरने और मूल ढांचे के सिद्धांत को कुचलने का पूरा प्रयास किया। लेकिन फिर आया 1980 का मिनर्वा मिल्स केस। सुप्रीम कोर्ट ने दहाड़ते हुए कहा कि न्यायिक समीक्षा और संसद की सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढांचे का हिस्सा है। इसलिए कोर्ट ने 42वें के उन विवादास्पद क्लॉज 4 और 5 को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। इसके बाद 1981 में वामन राव केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती फैसले के बाद किए गए सभी संविधान संशोधन, यहां तक कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून भी मूल ढांचे के परीक्षण के अधीन होंगे। अब हम वर्तमान समय के उन नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की बात करेंगे जो तुम्हारी आगामी परीक्षाओं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए करंट अफेयर्स और पॉलिटी का सबसे हॉट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं भाग 16 की, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 ए तक कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस किए गए हैं। दृष्टि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को ध्यान से समझना। इस संशोधन ने 2 बहुत बड़े काम किए। पहला, इसने अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। और दूसरा, इसने अनुच्छेद 331 और 333 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नाम निर्देशन के प्रावधान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब हमारे सदनों में एंग्लो इंडियन के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। सर, ये 104वां संशोधन तो बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी हाल ही में जो 105वां और 106वां संशोधन हुआ है उनके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को अनुच्छेद 338 बी के तहत संवैधानिक दर्जा दिया था और अनुच्छेद 342 ए जोड़ा था, जिसने ओबीसी की पहचान करने की शक्ति केंद्र को दे दी थी। लेकिन इसके कारण राज्यों की शक्तियां प्रभावित हो रही थी। इसीलिए 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया। इस संशोधन ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एसईबीसीज, ओबीसीज की सूची तैयार करने की शक्ति को फिर से बहाल कर दिया। यानी अब राज्य खुद अपने राज्य के लिए ओबीसी जातियों की पहचान कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे नए और सबसे ऐतिहासिक संशोधन पर, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। दृष्टि, ये संशोधन महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। इसके तहत संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए, 332 ए और 239 डबल ए में बदलाव किए गए हैं। इसके द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का यानी 1/3 ऑफ ऑल सीट्स का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। ये आरक्षण एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में भी लागू होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि ये इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही प्रभाव में आएगा और 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। दृष्टि, अब समय आ गया है तुम्हारे ज्ञान के अंतिम परीक्षण का। मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया है, अब मैं तुमसे सभी प्रमुख परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और रेलवे में आए हुए पीवाईक्यूज पूछूंगा और तुम्हें इन सवालों का जवाब देना है। तैयार हो? बिल्कुल सर। टेस्ट क्यू ऐप की सिनेमैटिक विजन और आपके इस अचूक मार्गदर्शन के बाद मैं किसी भी सवाल को फोड़ने के लिए तैयार हूँ। पूछिए। प्रश्न 1, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 और यूपीपीएससी 2024। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में किस प्रकार संशोधन कर सकती है? विकल्प है 1 एडिशन, 2 वेरिएशन, 3 रिपील। सर, इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, क्योंकि संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 368(1) संसद को ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर देता है कि हम नए प्रावधान जोड़ सकते हैं, पुराने बदल सकते हैं और निरस्त भी कर सकते हैं। ये आपने सबसे पहले बताया था। एकदम सटीक। प्रश्न 2, आरपीएससी आरएएस 2013 और बीपीएससी। क्या संविधान संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होने पर अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है?
बिल्कुल नहीं सर। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयकों के लिए होती है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। बेहतरीन। प्रश्न 3 देखो, एसएससी सीजीएल 2022 और यूपीएससी 2022। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया और वीटो पावर खत्म कर दी? सर, ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था, जिसे गोलकनाथ केस के बाद लाया गया था। शानदार। नेक्स्ट, प्रश्न 4, यूपीपीएससी और एमपीएससी। क्या राज्यों की विधानसभाओं को संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है? नहीं सर। अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडलों में इसे पेश नहीं किया जा सकता। अद्भुत। प्रश्न 5 देखो, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी। भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस ऐतिहासिक केस में स्थापित हुआ था? सर, ये तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें 13 जजों की पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से फैसला दिया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। दृष्टि, तुमने साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और सिनेमैटिक अंदाज में पढ़ाई की जाए तो कोई भी विषय कठिन नहीं है। तुमने आज अनुच्छेद 368 की आत्मा को समझ लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। सर, आज की इस क्लास ने मेरे अंदर की सारी घबराहट खत्म कर दी है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं एग्जाम हॉल में बैठकर हर सवाल का जवाब आसानी से टिक कर रही हूँ। ये सच में एक सिनेमैटिक अनुभव था। मैं आज ही घर जाकर टेस्ट क्यू ऐप पर हिस्ट्री का 360 डिग्री कोर्स मानसर 51 कूपन कोड के साथ खरीद रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि प्रथम 200 स्टूडेंट्स का वो सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल जाए। यही तो एक सच्चे और सफल विद्यार्थी की पहचान है दृष्टि, सही समय पर सही निर्णय लेना। टेस्ट क्यू ऐप का ये सिनेमैटिक कोर्स केवल एक कोर्स नहीं है, ये उन सभी छात्रों के लिए एक अजेय ब्रह्मास्त्र है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। चाहे तुम इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, वहाँ यूज की गई इंग्लिश टर्मिनोलॉजी और पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित 100% एक्यूरेट कंटेंट तुम्हें कभी रुकने नहीं देगा। जाओ और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। दोस्तों, अगर आप भी दृष्टि की तरह अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, अगर आप भी रटने की बोरिंग प्रक्रिया से आज़ाद होकर विजुअल लर्निंग का मजा लेना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टेस्ट क्यू ऐप। प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए शानदार डिस्काउंट और 360 डिग्री फ्री टेस्ट सीरीज का लाभ उठाने के लिए तुरंत यूज करें लाजवाब कूपन कोड मानसर51। याद रखिए, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। जल्दी ज्वाइन करें। मिलते हैं टेस्ट क्यू ऐप की सिनेमैटिक क्लासेस में। जय हिंद।